हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी 2024 बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम 2022 कक्षा 10 गणित के सेट्स को कर रहे थे, 2022 के सेट्स को कर रहे थे और हमने 2022 के जो सेट पिछले के जो सेट 4 से पीछे जितने भी सेट थे, सेट 1, सेट 2, सेट 3, इन सभी को मैंने बता दिया था। ठीक है, आज हम इस वीडियो में सेट 4 AY के जो ऑब्जेक्टिव हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उनको करने वाले हैं। देखिए, ये वाला जो सेट है सेट 4 AY, इसके ऑब्जेक्टिव ऐसे हैं, कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव्स आप पढ़ेंगे जो आपने कभी नहीं पढ़े होंगे। एक्चुअली बताऊं आपको तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में इसी टाइप से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, देखिए इसके पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। p एक धनात्मक पूर्णांक है और विषम पूर्णांक का रूप पूछा गया है कि कौन सा होगा। ऑप्शन हमको दिए गए हैं। ठीक है, देखिए इसमें जो ऑप्शन ए दिया गया है, हम हर एक ऑप्शन में चेक करेंगे। पहला ऑप्शन हमको पी दिया गया है, इसका जो दूसरा ऑप्शन है उसमें हमको p+1 दिया गया है। ठीक है, और जो सी ऑप्शन है उसमें हमको 2p दिया गया है और जो डी ऑप्शन है उसमें हमको 2p+1 दिया गया है। ठीक है, और बताया गया है कि जो ये आपको p दिख रहा है ना, p, ये p एक पूर्णांक है, यानी कि p बराबर हम क्या ले सकते हैं, 0, 1, 2, 3 कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, 4, 5 ऐसे करके कहीं पर भी हम ले सकते हैं, कितने भी। ठीक है, पूर्णांक तो आपको पता ही होंगे क्या ये पूर्णांक होते हैं। तो p की जगह पर हम इसमें रख करके देखते हैं। ठीक है, और जिस पर विषम पूर्णांक प्राप्त हो वही समझो ऑप्शन सही होगा। देखिए p बराबर पहले तो 0 रखो तो 0 हो जाएगा, 1 रखोगे तो 1, 2 रखोगे तो 2। अब 2 तो एक सम संख्या है, हमको तो विषम चाहिए, तो ये ऑप्शन गलत है। इसके बाद देखिए इसमें p में आप 0 रखेंगे तो 1 मिलेगा, अब 2 रखेंगे, 1 रखेंगे तो 2 मिल जाएगा, फिर से 2 एक सम संख्या आ गई तो भी गलत हो गया। अब इसमें रख करके देखो 0 रखोगे तो 0 आ जाएगा, p की जगह पर 1 रखोगे तो 2 आ जाएगा, फिर 2 आ गया तो फिर ये विषम संख्या आ गई, और सॉरी सम संख्या आ गई, तो ये भी गलत है, हमको तो विषम चाहिए। अब इसमें रखो, फिर ये ऑप्शन सही होगा, आप रख कर भी देख सकते हो। देखो 2 की यहाँ पर 0 रखोगे पहले तो 2 की 0 से हो जाएगी 0 और फिर 1 आ जाएगा। फिर आप 1 रखेंगे जब p की जगह पर तो 2 1 कम 2 और 1 3। फिर जब आप 2 रखेंगे तो 2 दूना 4 और 1 5। मतलब हर स्थिति में आप देखेंगे तो आपको एक विषम संख्या ही प्राप्त होगी। ठीक है, विषम संख्या ही प्राप्त होगी। तो हमारा ऑप्शन जो है वो 2p+1 ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन 1 नंबर में पूछे जाते हैं, हर वर्ष पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन दूसरा है, कह रहा है कि बिंदु a -4, और b 4, और c 0, 3 एक त्रिभुज के शीर्ष हैं, वे त्रिभुज कौन सा होगा। ये जो बिंदु दिख रहे हैं एक त्रिभुज के शीर्ष हैं और हमको बताना है कि वो त्रिभुज कौन सा होगा। ये क्वेश्चन तो आप कर चुके होंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन शायद आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो देख लीजिए। देखिए जो ए बिंदु दिया गया है हमें 4, 0 दिया गया है। ठीक है, और जो बी दिया गया है वो हमें 4, 0 दिया है, और जो सी दिया है वो 0, 3 है। हमको बताना है कि कौन से त्रिभुज के शीर्ष हैं, समबाहु है, समकोण है, समद्विबाहु है, विषमबाहु है, कौन सा है। देखो सबसे पहले आप ए बी की दूरी निकालो, यानी कि ए बी की लंबाई निकाल लेंगे, भुजा ए बी की लंबाई। पहले ए बी निकालेंगे, ए बी बराबर, देखो लंबाई निकालना या दूरी निकालना कह सकते हैं, तो दूरी निकालने का सूत्र क्या होता है, x2 - x1, तो 4 - x1 हमारा माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, प्लस y2 - y1, 0 में से 0 जाएगा, इसका स्क्वायर। ठीक है, मतलब दूरी निकाल रहे हैं। सिंपल सी बात है कि मैं ए से बी तक की दूरी निकाल रहा हूँ। दूरी का फार्मूला आपको पता ही होगा। ठीक है, इतनी सिंपल चीज़ है। 4 4 जोड़ेंगे, 4 4 8 हो जाएंगे और 8 8 64। कहने का मतलब ये वर्ग किसका बन रहा है, 8। 64 का वर्गमूल 8 होता है। अब देखिए, अब ए बी के बाद हम निकालेंगे बी सी। देखो ए बी हो गया, अब बी सी देख रहे हैं, बी सी की दूरी। तो बी सी की दूरी निकालने के लिए वही फार्मूला, x2 - x1, x2 0 - 4 का होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, 3 में से 0 घटा दो, फिर होल स्क्वायर कर दो। तो यहाँ पर कितना आएगा देखते हैं, VC हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर से 4 चौके 16 और 3 तिया 9, यानी कि 16 9 25, और 25 का वर्गमूल 5 होगा। ठीक है, देखिए ए बी निकल गया, बी सी निकल गया, अब सी ए निकाल लो। क्या, देखो ए बी बी सी, अब सी ए, तो सी ए की लंबाई, पहले भुजा की लंबाई 8 है, दूसरी भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसमें आप सेंटीमीटर में लिख सकते हैं। आगे सी ए, देखो सी ए की लंबाई कैसे निकालेंगे, तो ए निकालने के लिए वही फार्मूला, 0 से 4 घटाएंगे, माइनस माइनस प्लस, स्क्वायर कर देंगे, प्लस y2 - y1, 3 - 0 का होल स्क्वायर। देखो यहाँ पर अब हमारे पास आ जाएगा, देखो 4 चक्कू 16 और 3 में से 0 का 3, 3 तिया 9, यानी कि 25 आ जाएगा, और 25 का जो वर्गमूल होता है वो 5 होता है। तो आपने देखा कि इसकी 2 भुजाएं बराबर आई हैं, एक भुजा बराबर नहीं है। कहने का मतलब समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज।
होगा। क्यों होगा आपको पता है, दो भुजाएं देखो, सम सम यानी समान, द्विबाहु दो भुजाएं, इसकी दो भुजाएं समान है इसलिए सम द्विबाहु है। ठीक है, देखते हैं इसका ऑप्शन कौन सा सही है। इसका ऑप्शन बी सही होगा, समबाहु त्रिभुज, और सॉरी समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज। आगे देखिए अगला तीसरा ऑप्शन है, और सॉरी तीसरा ऑब्जेक्टिव है, कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः 20 सेंटीमीटर स्क्वायर और 45 सेंटीमीटर स्क्वायर हैं, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा। बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें हमको त्रिभुजों, जो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल दिए गए हैं, क्षेत्रफलों का अनुपात। सबसे पहले आप कुछ कॉन्सेप्ट को समझो। देखो आप जानते हो, लिख दो, हम जानते हैं, इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम जानते हैं लिखा हुआ, ठीक है, हम जानते हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव करा दूं और आपको कॉन्सेप्ट समझ में ही नहीं आया, उस टाइप से दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा, फिर आप नहीं कर पाओगे, इसलिए कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो आप जानते हो कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, उसकी ऊंचाई देखो क्षेत्रफल मान लेता हूँ a और ऊंचाई मान लेता हूँ h। जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, वह ऊंचाई के वर्ग के समानुपाती होता है। क्या होता है? समानुपाती होता है। कहने का मतलब जो क्षेत्रफल, अगर मान लीजिए कोई त्रिभुज है आपका, समकोण त्रिभुज है, उसका क्षेत्रफल a है, तो क्या होगा, वो समानुपाती होगा अपनी ऊंचाई के वर्ग का। देखो ऊंचाई के वर्ग का क्या है? समानुपाती है। कौन? क्षेत्रफल समानुपाती है ऊंचाई के वर्ग का। ये चीज़ आप जो है दिमाग में डाल लो, बैठा लो। ठीक है, हमें दिया गया है कि उस दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः दिए गए 20 और 45 है। अच्छा, मतलब पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, देखो a बराबर h स्क्वायर, ठीक है, a/1 ऐसे करके। ठीक है, देखो कहने का मतलब मान लीजिए पहला, मान लीजिए त्रिभुज, जो इसमें दो त्रिभुज दिए गए हैं, दो समरूप त्रिभुज हैं, तो मान लीजिए पहला त्रिभुज जो है उसका क्षेत्रफल a1 है और दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल मान लो a2 है। क्या होगा? बराबर होगा, अनुपात होगा, समानुपात, समान अनुपात होगा। तो जो इसका अनुपात होगा वही ऊंचाई का अनुपात होगा। मान लीजिए पहले त्रिभुज की ऊंचाई h1 है और दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई h2 है, उनके वर्ग का, तो इनका वर्ग, देखो इनके ऊंचाई के वर्ग का समानुपाती यानी समान अनुपात में है उसका क्षेत्रफल। ठीक है, देखो हमको पहले त्रिभुज का जो क्षेत्रफल दिया गया है वो दिया गया है 20, यानी a1 20 दिया गया है, और a2 हमें कितना दिया गया है? 45 दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर से h1/h2 का होल स्क्वायर आप ऐसे काट सकते हैं, 5 चकु 20 और 5 ने 45। कहने का तात्पर्य ये है कि h1/h2 बराबर, देखिए 4/9 है और ये स्क्वायर हटा लेंगे तो रूट लग जाएगा, तो h1/h2 आ जाएगा। देखो 4 का वर्ग 2 और इसकी जगह पर आप ऐसे लिख लो, अनुपात लगा दो, और 9 का वर्ग 3, यानी कि 2:3 आएगा। ठीक है, कितना आएगा? 2:3 आएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है सी सही होगा। ठीक है, इसका ऑप्शन सी सही होगा तीसरे का। चलिए इसके बाद जो इसका अगला क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है कि यदि tan थीटा बराबर 2ab/a² - b² हो तो cos थीटा का मान क्या होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन है। ये आपको समझ में आया? ठीक है, बहुत ही आसान था। इसमें हमने यहाँ पर स्क्वायर लगाया, स्क्वायर हटाला तो इधर रूट लग गया और 4 का वर्गमूल 2 आया और 9 का वर्गमूल 3 आया। बट्टे की जगह पर अनुपात कर दिया, क्योंकि आपको पता है ये बट्टा मतलब अनुपात ही होता है, इस तरीके से। ठीक है, समझ गए? ठीक है, अब इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है उसको भी लिख करके देखिए, बताते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या है हमको, tan थीटा बराबर 2ab/a² - b² दिया है। ठीक है, तथा हमको ज्ञात करना है cos थीटा बराबर ज्ञात करना है। समझ गए? देखिए कैसे निकालते हैं। आप एक सूत्र जानते हैं, त्रिकोणमिति में आपने पढ़ा होगा कि sec² थीटा माइनस tan² थीटा बराबर 1 होता है। ये चीज़ आपने पढ़ी है। देखिए अब tan थीटा की जगह पर आप मान रख दीजिए और सॉल्व करके आंसर निकाल लीजिए, बहुत ही आसान है।
देखो टेन थीटा की जगह पर क्या हमको रख देना है, 2ab अपॉन क्या है हमारे पास, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो होल स्क्वायर है तो आप लगा सकते हो और बराबर 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस का इधर ले आओ और ये 2ab अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ पर 1 प्लस, देखो स्क्वायर 2ab का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4a स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा। नीचे हमारा देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ठीक है, और इसके ऊपर भी स्क्वायर लगेगा क्योंकि आपको पता है ये जो है इस पर भी है और इस पर भी है। जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा इतना, और इसका स्क्वायर मैं नहीं भी कर पाऊंगा तो खाली स्क्वायर लगा दूंगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा बराबर ये क्या है 1, ऐसा कीजिए इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 होगा, ठीक है, इसके बटे में कुछ नहीं तो 1, इसकी इधर गुणा करा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस, अब इसकी इधर करा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4a स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन, नीचे देखो इसकी आमने सामने अब हो जाएगी तो हमारे पास आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, हमें इस तरीके से। अब देखो यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा बराबर इसको मान लो a, इसको मान लो b, तो a स्क्वायर a की जगह पर देखो a स्क्वायर है और b की जगह पर b स्क्वायर, तो आपको फार्मूला पता है a माइनस b का होल स्क्वायर, इसमें रखोगे तो a की जगह पर a स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर दो प्लस b स्क्वायर, b की जगह पर b स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर कर दो, माइनस 2ab, 2a की जगह पर a स्क्वायर है और b की जगह पर b स्क्वायर है। कन्फ्यूज मत होना, ठीक है, बिल्कुल भी, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है बट आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, आराम से करना क्वेश्चन, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल धीरे धीरे आराम आराम करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये नहीं कि जल्दी जल्दी कर दे और क्वेश्चन गलत हो गए फिर क्या, उसके तो नंबर मिलेंगे नहीं फिर, है कि नहीं। अब देखो यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा बराबर देखो a स्क्वायर का करेंगे तो a की पावर 4, या इसको ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है, और इसको ऐसे ही रहने दो। और देखो यहाँ पर 4ab स्क्वायर, ये 2ab स्क्वायर घट करके प्लस माइनस है माइनस हो जाएगा, और प्लस का ज़्यादा तो प्लस ही का ही आएगा, और 4a स्क्वायर बी स्क्वायर से 2a स्क्वायर बी स्क्वायर चला जाएगा तो हमारे पास बचेगा 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है और ये होल स्क्वायर लगा है, समझ गए। अब देखो बहुत थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है बट कुछ नहीं, सॉल्यूशन करना है यहाँ पर बस। देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में है तो इसको लिख सकता हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर, a की जगह पर हमारा देखोगे आप तो a स्क्वायर है, ठीक है, और प्लस b कितना है हमारा b स्क्वायर है का होल स्क्वायर, है कि नहीं। जब आप इसको खोलेंगे पुनः से यही आपको मिलेगा, नीचे हमारा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा बराबर देखो इसके ऊपर भी होल स्क्वायर, इसके ऊपर भी होल स्क्वायर, तो पूरा का पूरा होल मतलब टोटल लगा दो सब पर लगा दो ऐसे, देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर हटा करके टोटल यानी पूरा का पूरा लगा दो। अब देखो इसके स्क्वायर से ये कट जाएगा तो हमारे पास देखो सेक थीटा को, मुझे सेक थीटा तो नहीं चाहिए, मुझे तो कोस थीटा निकालना है कि नहीं, कोस थीटा निकालना है, तो आप ऐसा करो सेक थीटा को लिख दो 1 अपॉन कोस थीटा, 1 अपॉन कोस थीटा। अब देखो ऊपर क्या है हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है और नीचे हमारा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसकी इधर करा दो, इसकी इधर करा दो गुणा, ठीक है। देखिए इसको मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको, देखो इसकी जब पहले तो इधर करा दो, इसकी इधर करा दो, कोस थीटा इन गुणा करेगा हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे कर दो ब्रैकेट में, इसके इधर करा दो तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। देखो हमको कोस थीटा का मान निकालना है तो इसको यहीं पर रोको बराबर देखिए गाइज, अब यहाँ पर इसको जो है ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये गुणा में है तो इधर आएगा बटे में आ जाएगा, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कुछ इस तरीके से हमारा जो है उत्तर आएगा, समझ गए।
हमारा उत्तर आएगा कोस थीटा बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा इसका ऑप्शन सही है। हाँ, देखो ऑप्शन इसका हमारा ऑप्शन वी सही हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, 1 मिनट में सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल होगा। शायद ही आप कर लें, और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 5वां है। एक क्या है इसमें, घड़ी है। ठीक है, घड़ी पहले तो बना लो। मान लीजिए घड़ी वृत्ताकार है और ये इसका केंद्र होगा, और उसमें क्या बताया गया कि घड़ी की मिनट की सुई, मान लीजिए घड़ी की मिनट की सुई यहाँ पर है। ठीक है, ये क्या है, मिनट की सुई है। इसकी लंबाई कितनी है, 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, कितनी है, 14 सेंटीमीटर लंबाई है। और यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए 1 मिनट में रचित क्षेत्रफल, यानी कि यहाँ पर मान लीजिए कुछ यहाँ से यहाँ तक, पहले सुई यहाँ पर थी, फिर सुई घूम करके यहाँ पर आ गई। ठीक है, यहाँ पर यही वाली सुई, यही जो थी ना, यही वाली घूम करके यहीं पर आ गई। ये यहाँ पर थी, और 1 मिनट बाद, यहाँ पर 1 मिनट बाद यहाँ पर पहुँच गए। पहले यहाँ पर थी, फिर 1 मिनट बाद घूमते घूमते यहाँ पर आ गई। तो यहाँ से यहाँ तक कितना क्षेत्रफल आएगा, घिरेगा, वो हमको निकालना है। ठीक है, सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल, यहाँ पर से यहाँ तक कितना क्षेत्रफल इसने रचा है, ये लाल, ये रेड आपको दिख रहा है ना, लाल लाल, यही आपको निकालना है। देखिए कैसे निकलेगा। सबसे पहले ये त्रिज्यखंड के आकार का है, आप देखेंगे अगर तो ये किसे त्रिज्यखंड के आकार का है। अब त्रिज्यखंड के आकार का है तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लो। तो देखो पहले तो लिख लो यहाँ पर सुई की लंबाई। मैं ऑब्जेक्टिव के रूप में नहीं करा रहा हूँ। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के जैसे नहीं करा रहा हूँ कि जल्दी जल्दी करा दूँ और आपको कुछ समझ में ही ना आए। क्या है, देखिए इसकी लंबाई कितनी दी गई है, 14 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है कि त्रिज्या हमें 14 सेंटीमीटर दी गई है, क्योंकि आपको पता है ना यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या होती है और ये यहाँ से यहाँ तक है, तो 14 सेंटीमीटर हमें त्रिज्या दी गई है। ठीक है, और उसके बाद 1 मिनट में, अच्छा 1 मिनट में कोण कितने डिग्री बनेगा, देखिए चूँकि 1 मिनट में रचित क्षेत्रफल, सॉरी रचित कोण। ठीक है, 1 मिनट में रचित कोण, आपको पता है कि 1 मिनट में निकालना है ना, तो 360 डिग्री का पूरा होगा, उसको आप सेकंड से भाग दे दो। कितने, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। तो इससे भाग दे दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6 डिग्री। यानी कि हमारा 1 मिनट में जो 1 मिनट में बना कोण बराबर 6 डिग्री। ठीक है, एक चीज़ आप ऐसे याद भी रख सकते हो कि 1 मिनट में जो है 6 डिग्री का कोण बनता है। कितने डिग्री का बनता है, 6 डिग्री का। याद कर लीजिए कि 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, चलिए अब देखिए हमें क्या है, थीटा पता चल गया, ये थीटा है, ये थीटा हमें पता चल गया, हमें त्रिज्या पता चल गई। तो अब ये त्रिज्यखंड जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला रेड, अब इसे निकाल सकते हैं। देखो 1 मिनट में रचित क्षेत्रफल, 1 मिनट में रचित क्षेत्रफल बराबर सुई द्वारा 1 मिनट में रचित क्षेत्रफल। देखो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लगा दो यहाँ पर, थीटा बटा 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। देखो थीटा हमारा कितना है, 6 डिग्री है, बटा 360 डिग्री और गुणा पाई की जगह पर आप 22/7 ले लो, और आर स्क्वायर, आर हमारा 14 है। ठीक है, अब देखो 6 कम 6, 6 छंग 36, कुछ इस तरीके से आएगा। और ये 7 दूना 14, और ये 2 तियाँ 6, और कुछ कटेगा, 2 सते 14, 2 कम 2, 2 पंचे 10, और कुछ नहीं कटेगा। तो हमारे पास आ जाएगा, देखो 7 दूना 14, 7 दूना 22 गुणा 7/15। तो कहने का मतलब ये है कि 7 दूना 14, 7 दूना 14 15, हाँ 154/15 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको भाग देने पर कितना आएगा, 15 एकम 15, 15.150, 10.15/150 बचेगा 4, तो 40, 15 या 45, और 15 दूना 30, हाँ 10.26 कुछ लगभग में आएगा। ठीक है, तो इसका आएगा ऑप्शन सी। ठीक है, 10.26, जब 154 को 15 से भाग दोगे तो इतना आएगा। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल स्क्वायर में ही आता है, तो स्क्वायर लगा दो, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पर सोल्यूशन किया और 10.26 सेंटीमीटर आ गया, तो यहाँ पर से आ जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर मैं आपको करीब से दिखाता हूँ। देखिए कह रहा है कि एक बारंबारता बंटन के लिए माध्य माध्यिका और बहुलक के बीच संबंध होगा। तो माध्य माध्यिका और बहुलक के बीच संबंध को क्या होता है कि बहुलक बराबर ये होगा, देखो ऑप्शन सी होगा कि बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य।
ठीक है। याद रखिएगा कि बहुलक बराबर होता है 3 माध्यक माइनस 2 माध्यक। देखो ये होता है बहुलक और माध्य के बीच संबंध। तो बहुलक बराबर होता है 3 गुणा माध्यक माइनस 2 गुणा माध्य। ठीक है, ये आपको जो है याद रखना है, संबंध होता है किसमें होता है, माध्य माध्यक और बहुलक में संबंध। बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, ये अक्सर 1 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में। चलिए अब देखते हैं इसके बाद जो क्वेश्चन है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा। देखो सॉल्यूशन करते हैं, बहुत ही आसान है। देखो 5 कोस 60 का मान कितना होता है, 1/2, 1/2 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, तो हो जाएगा 5/1 का स्क्वायर 1 आएगा, 2 दूना 4, यानी कि 5/4। ठीक है, 5/4 आ जाएगा। ठीक है, देखिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमको बताया गया है कि एक कारखाने के 30 कर्मियों की दैनिक आय निम्नलिखित सारणी में दी गई है। दैनिक आय हमें कुछ इस तरीके से अंतराल में दी गई है, 100 से 120, 120 से 140, इस तरीके से। ठीक है, और कर्मियों की संख्या 12, 14, 8, 6, 10 इस तरीके से दी गई है। हमसे पूछा गया है कि उपयुक्त सारणी से बहुलक वर्ग की निम्न सीमा और उच्च सीमा ज्ञात कीजिए। देखिए बहुलक वर्ग निकालने के लिए कहा गया है। अब बहुलक वर्ग कैसे निकलता है, तो आपको देखना है कि जो आपकी बारंबारता इधर दी गई है, 12, 14, 8, 6, 10 ये दी गई है। इसमें आपको सबसे बड़ा ढूंढना है क्या है। देखिए सबसे बड़ा इसमें 14 है, 14 के सामने वाला जो होता है वही बहुलक वर्ग होता है, बहुलक वर्ग या माध्यक वर्ग। ठीक है, बहुलक वर्ग बोले या माध्यक वर्ग बोले, तो आपको सबसे जो है बारंबारता होती है ना आपकी, उसमें सबसे ज़्यादा देखना है कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा इसमें तो अभी 14 है, 14 के सामने वाला बहुलक वर्ग या माध्यक वर्ग होगा। तो बहुलक वर्ग पूछा गया तो 120 से 140 हमारा ऑप्शन भी सही होगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, सबसे ज़्यादा के सामने वाला बहुलक वर्ग या माध्यक वर्ग होता है। इसके बाद नवा क्वेश्चन है, कह रहा है कि 2 से 12 तक की विषम संख्याओं की प्रायिकता क्या होगी। 2 से 12 तक विषम संख्याओं की प्रायिकता, नवा क्वेश्चन है। 2 से 12 तक विषम संख्याएं, देखो 2 से 12 तक जो विषम संख्याएं होंगी वो क्या होंगी, 3, 5, 6 नहीं होगी, सॉरी 7 होगी, 9 होगी और 10 को छोड़कर 11 हो जाएगी, बस यहीं तक बोली गई हैं। तो यहाँ तक ये जो है विषम संख्याएं हो जाएंगी 2 से 12 तक। हमको बोली गई है प्रायिकता क्या होगी। देखो प्रायिकता निकल आएगी, बहुत ही आसान है। प्रायिकता बराबर होता है संभव परिणाम बटा कुल परिणाम। ठीक है, कुल परिणाम। देखो संभव परिणाम वही होते हैं जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि विषम संख्याएं आने की प्रायिकता, तो देखो विषम संख्याएं कितनी होंगी। ठीक है, कितनी होंगी विषम संख्याएं 2 से 12 तक। विषम संख्या हमारी हो जाएंगी 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, और कुल आंकड़े कितने हमारे हैं, कुल आंकड़े आपके हैं यहाँ पर 2 से 12 तक, तो 2 भी शामिल होगा और 12, हाँ तो आपके हो जाएंगे 12। ठीक है, नहीं 11 होंगे ना, हाँ तो 2 तो शामिल नहीं है ना, 3 से स्टार्टिंग है, हाँ तो 11 हो जाएंगे। ठीक है, 11 हो जाएंगे फिर, तो 5 बटे जो है 11 हमारा उत्तर होगा। ठीक है, 5/11। चलिए अब 5/11 इसका उत्तर सही है। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन अगला क्या है, 10वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि 1/x² - 2 बराबर 1/7 है, तो x का मान क्या होगा। देखिए क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, ये बच्चा भी कर लेगा क्वेश्चन और आप तो कर ही लोगे। हमको दिया गया है 1/x² - 2 बराबर 1/7, ये x गायब है, हमको x बराबर पता करना है। देखो इसकी इधर गुणा करा देंगे तो हमारे पास हो जाएगा x² - 2, इसकी इधर करा देंगे तो 7 आ जाएगा। ये x² बराबर 7, माइनस का इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ से हमको मिलेगा x² बराबर 7, 8, 9, यानी कि हमें मिला x बराबर 9। स्क्वायर हटा लेंगे तो रूट लग जाएगा, यानी कि x बराबर हमारे पास 9 का वर्गमूल 3। तो x का मान कितना आया, 3 सेंटीमीटर। हाँ, और एक बात है कि अंडर रूट से जब बाहर निकलता है कोई मान तो प्लस या माइनस किसी में भी हो सकता है। तो प्लस माइनस याद रखिएगा, जब अंडर रूट से आप किसी संख्या को बाहर निकालते हैं, किसी का वर्गमूल निकालते हैं, तो वो प्लस और माइनस दोनों में आता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा +-3। ठीक है, ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि संख्या 119 का स्क्वायर -11 का स्क्वायर है,
कौन सी संख्या है? यह एक समग्र संख्या होगी। कौन सी होगी? समग्र संख्या। अब समग्र संख्या क्या होती है? जब दो संख्याओं से गुणा करने पर, जब दो संख्याओं से गुणा करने पर एक संख्या प्राप्त हो और जो संख्या प्राप्त हो वो स्वयं से विभाजित हो, दूसरी संख्या से भी विभाजित हो। कहने का मतलब यह है कि अगर मान लीजिए हमारे पास एक संख्या ये है 6 है और 5 है, ठीक है। अगर आप इनकी गुणा कराएंगे तो आपको 30 प्राप्त होगा। अब 30 क्या है? एक भाज्य संख्या है। तो यह जो 30 होगी वो एक क्या है? समग्र संख्या है, ठीक है। और कहने का मतलब यह है कि 119 माइनस 11 का स्क्वायर, अगर आप इसको सोल्व करोगे ना तो जो एक संख्या आएगी वो एक समग्र संख्या होगी, यानी कि एक भाज्य संख्या होगी। समग्र का मतलब होता है भाज्य संख्या, ठीक है। अगला देखिए 12वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 99x प्लस 127 के मूल होंगे, कैसे होंगे? अच्छा देखो, मूल निकालने हैं हमको। और 12वां क्वेश्चन है, देखो हमको एक द्विघात बहुपद दिया गया है 99x प्लस 127। इसमें आपका a हो जाएगा 1, b हो जाएगा 99 और c हो जाएगा 127। आपको विविक्त कर निकालने का फॉर्मूला लगाना है। d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो d बराबर देखो b का स्क्वायर यानी कि 99 का स्क्वायर माइनस 4a और c 127। तो d बराबर आप करेंगे इसको जब सोल्व तो कितना आता है देखते हैं। तो जब आप निकालेंगे ना तो यहाँ पे ऐसे कर लो, इसको जब आप निकालोगे तो ऐसा मत करो, इसको इस तरीके से रहने दो करने को, क्योंकि इस तरीके से करोगे तो प्रकृति निकलेगी। मूल निकालने हैं ना, हाँ तो मूल निकालने ऐसा करो, आप इसका गुणनखंड कर लो। क्या कर लो? गुणनखंड कर लो। जब गुणनखंड करोगे ऐसी दो संख्याएं सोचनी है जिनकी गुणा करें तो 127 आए, जिन्हें जोड़े या घटाएं तो 99 आए, ठीक है। गुणनखंड कर लो या धराचार्य सूत्र लगा लो, इन दोनों में से कोई भी काम कर सकते हो। गुणनखंड कर लो या धराचार्य सूत्र लगा लो। तो धराचार्य सूत्र चलो मैं लगाता हूँ यहाँ पर, ठीक है। चलो चूंकि आप धराचार्य सूत्र से जानते हैं, धराचार्य सूत्र। अब मैं गुणनखंड क्यों नहीं कर रहा हूँ? अब गुणनखंड करोगे तो संख्या सोचनी पड़ेंगी, उसमें वो टाइम चला जाएगा। तो आपको धराचार्य फॉर्मूला लगा देना है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। अब देखो यहाँ पर x बराबर माइनस बी, यहाँ पर इस तरीके से आप रखेंगे और इसके बाद सोल्व करेंगे तो कुछ माइनस में ही दोनों मान आएंगे, ठीक है। किस में आएंगे? माइनस में आएंगे। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसका गुणनखंड करो। अगर आप गुणनखंड करोगे तो x के 2 मान निकलेंगे। x के कितने मान निकलेंगे? 2 मान निकलेंगे। और जो दोनों मान निकलेंगे वो माइनस में ही आएंगे। किस में आएंगे? माइनस में ही आएंगे, याद रखिएगा। जब आप करोगे ना इसका गुणनखंड तो माइनस में आएंगे दोनों मान। अब माइनस में आ गए तो कैसे होंगे? दोनों ऋणात्मक होंगे, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन भी सही होगा, ठीक है। इसका जो है आप गुणनखंड कर लेना, ठीक है। चलिए इसका जो अगला क्वेश्चन है वो देखते हैं क्या है। 13वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि के किस मान के लिए रैखिक युग्म समीकरण kx माइनस y बराबर 2 और 6x माइनस 2y बराबर 3 का एक आदित्य हल है। चलो इसको भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें हमको दो समीकरणें दी गई हैं। एक हमको kx माइनस y बराबर 2 ये समीकरण दी गई है, ये पहली है। और दूसरी है 6x माइनस का 2y बराबर 3, ये सेकंड समीकरण है। ये आपको k दिख रहा है ना, k, हमको k का मान निकालना है। और इन दोनों ये दो समीकरण आपकी हैं का आदित्य हल है। कौन सा हल है? आदित्य हल है, आदित्य हल है। इनका आदित्य हल है और हमको k का मान निकालना है। अच्छा आदित्य हल है तो इसकी कंडीशन क्या होती है? आदित्य हल की कंडीशन होती है कि a1 अपॉन a2 नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये कंडीशन होती है ना आदित्य हल की। तो देखो यहाँ से पहला वाला a1 यानी a1 हमारा क्या हो जाएगा? k बटा a2 नीचे वाला 6 नॉट इज इक्वल टू, तो नॉट इज इक्वल टू लगा दो b1 हमारा माइनस का कुछ नहीं तो 1 होगा, और क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कुछ नहीं तो 1 होगा, और अपॉन ये वाला -2, माइनस माइनस कट जाएगा और 2 की इधर करा देंगे तो हो जाएगा 2k, ये नॉट इज इक्वल टू है 6 कम 6, तो 2 तियाँ 6 यानी कि k नॉट इज इक्वल टू 3 आएगा, ठीक है। तो k नॉट इज इक्वल टू 3 हमारा सही होगा। चलिए इसका ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है। देखिए इसके अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। कह रहा है कि इनमें से किस समीकरण का मूल 3 होगा। हमें 4 समीकरण दी गई, हमको चेक करना है कि किसका मूल 3 होगा, ठीक है। एक मूल दिया गया है और हमको पता करना है कि कौन सी समीकरण का ये मूल है। हमको यहाँ पर
चार समीकरण दी गई हैं। पहली समीकरण हमको दी गई है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0। और जो दूसरी समीकरण दी गई है वो हमें दी गई है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 बराबर 0। और जो तीसरी दी गई है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। चलिए इसी में पहले चेक करके देखते हैं। हमको क्या दिया गया है, एक मूल दिया गया है। मूल देने का मतलब वो हमें x का मान दिया गया है। देखो का एक मूल 3 है, मूल कितना दिया गया है 3, यानी कि वो x का मान मुझे दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप रख कर देखो, इसमें रखो और देखो ये सेटिस्फाई होना चाहिए, 0 के बराबर आना चाहिए। देखिए यहाँ पर 3 का मान रखोगे तो 3 रखोगे, यहाँ पर 3 3 9 हो जाएगा। और यहाँ पर भी 3 रखोगे तो 3 चकू 12 हो जाएगा। और ये 3 है बराबर 0। यहाँ से 9 4 9 10 3 आ जाएगा माइनस का, और ये प्लस 3 बराबर 0। तो कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पर से आप घटाएंगे तो 0 बराबर 0 आ जाएगा। तो कहने का मतलब हमारी समीकरण पहली जो होगी इसका मूल 3 होगा। ठीक है, चलिए देखिए, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए मैं यहाँ पर देख लेता हूँ, क्वेश्चन हमारा 14 है और 14 का ऑप्शन ए सही है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन 15वां है वो कह रहा है कि पहले n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग होगा। सम प्राकृतिक संख्याएं बोली गई हैं। अच्छा देखो, सम प्राकृतिक संख्याएं, तो सम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कैसे निकालोगे। पहली तो सम संख्या आपकी कहाँ से स्टार्ट होती हैं। सम संख्या आपकी 2 से स्टार्ट होंगी, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस ऐसे करके कहाँ तक, अनंत तक, n तक, कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो मान लीजिए हमको क्या करना है, इनका योग निकालना है। क्या निकालना है, इनका योग निकालना है। तो देखो योग निकालने का एक फार्मूला होगा। अगर आपको सम संख्याओं का योग निकालना है और आपको डायरेक्ट एक फार्मूला लगाना है तो वो हो जाएगा n स्क्वायर प्लस n। ठीक है, ये देख लीजिए। ठीक है, याद रखिएगा ये होता है योग निकालने का, सम संख्याओं का योग निकालने का। पहली n सम संख्याओं का योग निकालने का यही फार्मूला होता है। ठीक है, चलिए देखिए इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है 16वां, वो कह रहा है कि दिए गए चित्र में ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर चित्र दिया गया है और पी ई बराबर 3 सेंटीमीटर, तो ए ई का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन ऐसे ही आप बता सकते हैं इसको चित्र को देखकर। पहले चित्र बना लेता हूँ मैं। इसमें कुछ इस तरीके से एक वृत्त है और इस पर एक स्पर्श रेखाएं डाली गई हैं कुछ इस तरीके से, और ये यहाँ पर मिल रही हैं। ठीक है, ये स्पर्श बिंदु होगा यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर है, और इससे जो है इसको यहाँ पर मिलाया गया है इसमें। और ये ई है, यहाँ पर एक बिंदु पी बन रहा है। ये डी स्पर्श बिंदु हमारे पी और बी और सी हैं, और यहाँ पर एक बाह्य बिंदु है। ठीक है, और हमको दिया गया है कि ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक जो है 8 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, बहुत ही आसान है, भी देखिए 2 मिनट वेट कीजिए। और इसमें क्या है, पी ई बराबर 3 सेंटीमीटर, ये वाला जो है ना ये 3 सेंटीमीटर दिया गया है। तब आपसे बोला गया है कि ए ई बराबर क्या होगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, ये हमको बताना है। देखो कैसे निकालते हैं। अगर ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना है, 8 है, तो आपको पता है ये वाली रेखा की लंबाई और इस वाली रेखा की लंबाई, इस स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होगी, क्योंकि प्रमेय थे 10.2 से जानते हैं कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। तो यानी कि जो ए बी की लंबाई होगी वो क्या होगी, बराबर होगी ए सी की लंबाई। ठीक है, ये तो आप जानते हैं ना। तो कहने का मतलब अगर 8 ये है तो फिर ये वाली भी यहाँ से यहाँ तक 8 ही होगी। ठीक है, और ये 3 है, तो अगर आप यहाँ पर से केंद्र से देखें और इससे यहाँ पर मिलाएंगे तो ये भी 3 ही होगी। ठीक है, तो इससे यहाँ पर देखेंगे तो 3 ये वाली भी होगी। ठीक है, ये नहीं, अगर ये 3 है तो यहाँ पर ये भी 3 होगी। और हमें पूरी की पूरी 8 दी गई, यहाँ से यहाँ तक 8 है, ये पूरी 8 है, हमको तो सिर्फ इतना चाहिए। तो 8 में से ये वाला पार्ट घटा देंगे, इस पूरे 8 में से इतने वाले को घटा दो, 3 को घटा दोगे तो यहाँ पर मिल जाएगा। देखिए 8 में से 3 को घटा देंगे तो 5 मिलेगा। ठीक है, तो हमारा 5 सही होगा, यानी कि जो ए ई होगा वो 5 होगा। फिर से रिपीट करता हूँ, देखिए यहाँ से यहाँ तक पूरा 8 है, इस पूरे में से इतना ये 3 है, घटा देंगे तो हमें इतना मिल जाएगा, यानी 5 आएगा। ठीक है, 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 मिलेगा, तो ए बराबर 5 सेंटीमीटर होगा। चलिए इसका ऑप्शन सी सही है, 5 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है 17वां है कि 2 10 30 बटा 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है। देखो इसमें हमको 17वां क्वेश्चन है दिया गया है कि 2 10 30 डिग्री बटा 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। ये क्वेश्चन आपने किया होगा। ठीक है,
देखो कैसे करते हैं, यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे पहले तो। 2 tan 30 का मान कितना होता है, tan 30 का मान होता है 1/√3 1 माइनस, देखो यहाँ पर भी वही है मान रखना है आपको, और लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, फिर 2 की 1 से होगी 2 हो जाएगा, नीचे हमारा √3 है, और ये हो जाएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 आएगा, और इसके स्क्वायर से रूट करेगा 3 बचेगा, यहाँ से 2/√3, और 3 कम 3, और 3 में से 1 गया 2, 2/3, या आप ऐसे कर लो, इसकी से, ठीक है, वैसे कैसे भी कर सकते हो। हमारे पास क्या है, 2/√3 है, और नीचे ऊपर एक भिन्न है और एक नीचे भिन्न है, तो इस वाले को सेम ऐसे ही रखना है, फिर गुणा लगानी है, हर पर मेकड़ कर देना है, तो ये जो है ऊपर जाएगा तो ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है, 3 ऊपर चला जाएगा नीचे इस तरीके से, और 2 से 2 कट जाएगा, या आप ऐसे काट सकते थे, 2 से 2 काट सकते थे, और ये 3 ऊपर चला जाता, तो कहने का मतलब 3/√3 आएगा, क्या आएगा 3/√3, तो नीचे अंडर नहीं चाहिए, तो इसको हटाने के लिए इसका हर पर मेकड़ कर दो फिर से, तो हमें मिल जाएगा, देखो 3 की √3 ये हो जाएगा 3/√3 बटा, इसके इससे कराएंगे तो 3 आएगा, कट करके हमारे पास आ जाएगा √3, तो √3 किसका मान होता है, एक तो होता है tan 60 डिग्री का, ठीक है, और किसका होता है, और होता है हमारे पास cot 30 डिग्री का, ठीक है, तो इसमें से देखते हैं कोई ऑप्शन में है कि नहीं है। हाँ, इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, इसका ऑप्शन tan 60, ठीक है, ये वाला ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि दिए गए चित्र में थीटा का मान क्या होगा, ये चित्र दिया गया, थीटा का मान बताना है। चलिए इसमें कहाँ पर, ये मैं चित्र यहाँ पर बना लेता हूँ, क्वेश्चन 18वां क्वेश्चन है, इसमें एक चित्र बनाया गया है, इससे मिला दो, और यहाँ थीटा जो अवमन कोण है ऊपर बन रहा है, यानी कि यहाँ पर भी थीटा होगा, यहाँ सी है, ठीक, कितना है सी है, ये ए है, और ये बी है, यहाँ पर 2 मीटर है, और ये हमको यहाँ पर ये वाला जो है दिया गया है 2/√3 मीटर, ये थीटा जो है ना ये हमको निकालना है, यानी कि यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। देखो हमको लंब पता है 2 मीटर, आधार पता है इतना, तो लंब और आधार किस में होता है, टेन में, आप जानते हैं tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है, ठीक है, आप कोट भी ले सकते हो, कोट थीटा भी ले सकते हो, आधार बटा लंब, उसमें भी आ जाएगा। देखो थीटा बराबर लंब हमारा 2 है बटा आधार हमारा 2/√3 है, ठीक है, तो 2 1 कम 2, यानी कि हमारे पास आ जाएगा, देखो tan थीटा बराबर 1/√3, ठीक है, और आप यहाँ पर देखें अगर, तो tan थीटा बराबर 1/√3, टेन में सोचो कि 1/√3 किसका मान होता है, ये होता है tan 30 डिग्री का, tan से tan कट जाएगा, तो कहने का मतलब हमारे पास आ जाएगा थीटा बराबर 30 डिग्री, ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, इसमें थीटा जो कोण होगा वो 30 डिग्री बनेगा। चलिए तो इसका ऑप्शन हमारा बी सही है, इसका ऑप्शन बी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि दिए गए चित्र में त्रिज्य खंड का परिमाप होगा, इसमें हमको त्रिज्य खंड का परिमाप बताना है। अच्छा, परिमाप बताया गया है, कोई त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल मत निकालना, त्रिज्य खंड का परिमाप पूछा गया है। ये बाउंडेशन जो आपको मैंने लकीरें खींची ना, ये वाली ना, ये आपको निकालनी है, मतलब यहाँ से यहाँ तक, ये वाला जो रेड में कर रहा हूँ, ये वाला आपको बताना है कितना होगा, ठीक है, ये चाप है आपकी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो है हमको 60 डिग्री दिया गया है, और ये OVA यानी कि OAB एक त्रिज्यखंड है, यहाँ पर 60 डिग्री दिया गया है, और यहाँ से यहाँ तक जो त्रिज्या दी गई है वो 7 सेंटीमीटर दी गई है। ये त्रिज्या अगर ये 7 है तो फिर ये भी 7 ही होगी, ठीक है, क्योंकि त्रिज्या बराबर होती है। चलिए देखिए, त्रिज्य खंड का परिमाप निकालना है मुझे, तो यहाँ पर OAV का परिमाप, देखो परिमाप क्वेश्चन नंबर 19 है। देखो इसमें क्या है, परिमाप निकालने का एक फार्मूला याद रख लीजिए कि थीटा बटा 360 गुणा, देखो ये क्या है, चाप है, ये क्या है, चाप है, तो चाप की लंबाई कैसे निकालते हैं, थीटा बटा 360 गुणा 2πr ऐसे निकालते हैं, प्लस ये कितना है 7 है, ये कितना है 7 है। देखो थीटा कितना है हमारे पास 60 डिग्री है, बटा 360 गुणा 2 पाई की जगह पर 22/7 ले लो, और 22 और r हमारा 7 है, और ये 7 और 7 कितना हो जाएगा 14, 6 कम 6 6 36, 7 से 60 कट जाएगा, 2 3 6 आ जाएगा, ये आ जाएगा 22/3,
प्लस 14, 14 के बटे में कुछ नहीं तो 1, इसकी इधर गुणा करा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 22 प्लस 14 तियाँ 3 चौको 12, 3 कम 3 और 1 4 था तियाँ 42/3। कहने का मतलब हमारे पास आ जाएगा 64/3, ठीक है, 64/3 सेंटीमीटर। चलिए इसका जो ऑप्शन होगा, इसका ऑप्शन 64/3 यानी ऑप्शन ए सही है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि दो गोलों के आयतनों का अनुपात 64/27 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा। अच्छा, आयतनों का अनुपात इतना दिया गया है और क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा गया है। इसको मैं यहीं पर बता देता हूँ। देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 है। इसमें हमको गोलों का आयतन, ठीक है, दो गोलों के आयतनों का अनुपात, यानी पहले गोले का आयतन, पहले गोले का आयतन बटा दूसरे गोले का आयतन बराबर हमको दिया गया 64/27। दो गोलों का आयतन 64/27 है। तो पहले गोले का आयतन मान लीजिए निकालना है, उसकी त्रिज्या मान लो r1 है, तो कैसे निकालोगे, 4/3 पाई r, इसकी r1 मान लो क्यूब, इसके लिए 4/3 पाई r2 क्यूब, ये तो कट जाएगा और हमारा इधर 64/27 आ जाएगा। देखो r1/r2 ऐसे लिख लो, r1/r2, और ये क्यूब जो है पूरे में लगा कर लिख लो, और इधर हमारा 64/27 क्यूब इधर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा घन, ठीक है, इधर घन में पहुंच जाएगा ये इसका 64/27। तो हमारे पास जो r1/r2 आया है वो आया है कितना, इसका घन कितना आएगा 64 का, 4 चौको 16 चौको 64, 4 आ जाएगा, और 3 तिया 9 तिया 27, 3 आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आया है, ये हमारे पास आ गया है त्रिज्याओं का अनुपात। हमसे बोला गया है कि क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी कि अतः ऐसे लिख दो, अतः पहले वृत्त का क्षेत्रफल बटा दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, पहले वृत्त का क्षेत्रफल, देखो वृत्त क्यों कह रहा हूँ, वृत्त तो गोले के आकार का ही होगा, है कि नहीं। तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल बटा दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। देखो पहले वृत्त के लिए यहाँ पाई r1 क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर, तो पाई r स्क्वायर इसके लिए r1 मानी थी और इसके लिए r2, ठीक है, ये हमारा कट जाएगा। तो r1/r2 ऐसे लिख लो, r1/r2 का होल स्क्वायर, और r1/r2 कितना आया था, 4/3 आया था, और ये स्क्वायर में लिख लो, तो हो जाएगा 4 चौके 16 और 3 तियाँ 9, ठीक है, 4 चौके 16 और अनुपात 3 तियाँ 9, समझ गए। तो हमारा जो अनुपात आएगा पहले वृत्त का क्षेत्रफल और दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, जो इसका अनुपात आएगा वो आएगा 16/9, ठीक है। चलिए देखिए इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन डी सही है, कन्फ्यूज मत होना, ऑप्शन डी इसका सही है, ठीक है। चलिए अब हमने जो है इस वीडियो में क्या किया है, इसके जो ऑब्जेक्टिव हैं 20 उनको हमने कंप्लीट कर लिया है, और इसके बाद हम विस्तृत उत्तरीय जो क्वेश्चन हमारे बच रहे हैं इनको भी अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में कराऊंगा तो बहुत ज़्यादा लंबी क्लास हो जाएगी,